हेलो फ्रेंड्स, अपना पीरियोडिक टेबल जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। आज अपन केमिकल बॉन्डिंग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और केमिकल बॉन्डिंग जो है वो नीट के, एम्स के और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग जो अपन पढ़ते हैं उससे लगभग 10 में से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके अंदर अपन पी ब्लॉक वाला पार्ट भी डिस्कस करते हैं, एस ब्लॉक वाला पार्ट भी डिस्कस करते हैं, डी ब्लॉक वाला पार्ट भी डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर देखा जाए जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, वैसे तो एनसीईआरटी केमिकल बॉन्डिंग के हिसाब से चले तो 3 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। पर जो अपन केमिकल बॉन्डिंग पूरा कवर करने जा रहे हैं उससे 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 7। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपन स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं एक एक चीज़ को, और जो फिर आपके डाउट आए वो आप पूछते जाइएगा। चलिए करें स्टार्ट। देखें, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले अपन बॉन्डिंग वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। बॉन्डिंग वर्ड का मतलब होता है कि किसी चीज को जोड़ के रखने की, किन्हीं दो, कम से कम 2 चीजों को जोड़ के रखने की बात करते हैं अपन। ठीक है ना। बॉन्डिंग का बेसिक मतलब होता है कि 2 चीजों को जोड़ के रखना। चाहे वो आप फेविक्विक से जोड़ दो, चाहे वो आप नट बोल्ट से जोड़ दो, चाहे आप वेल्डिंग कर दो, चाहे वो उनके बीच में गिठान लगा दो। ठीक है ना। पर कैसे भी करके जब आप दो चीजों को जोड़ के रखते हैं तो उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है ना। बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। और बॉन्ड बनाने को अपन बॉन्डिंग बोल देते हैं। ठीक है ना, प्रोसेस को। नेक्स्ट उसके ऊपर बात करें अपन, केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो केमिकल बॉन्ड है क्या? केमिकल बॉन्ड है फोर्स, केमिकल स्पीशीज के बीच में अट्रैक्शन। मतलब केमिकल स्पीशीज के बॉन्ड के बीच में बॉन्ड। केमिकल स्पीशीज जैसे मैंने बोला एटम्स हो गए, आयंस हो गए, इनके बीच में जो अट्रैक्शन है उसी को अपन क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। मतलब जब हम एटम्स को, स्पीशीज को एक साथ रख देते हैं तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। जब वो मिलके एक यूनिट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, तब अपन उसको क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा NaCl, तो NaCl में Na और Cl एक साथ है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या है? बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड है। ठीक है ना। या अगर मैं बात करूं HCl आपने सुना होगा तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में क्या है? बॉन्ड है। H2O आपने सुना होगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है? बॉन्ड है। CO2 सुना होगा तो C और O के बीच में क्या है? बॉन्ड है। क्यों बॉन्ड क्यों है? क्योंकि ये एक साथ रह रहे हैं, एक यूनिट के अंदर रह रहे हैं। इस वजह से अपन ने इसको क्या बोला? केमिकल बॉन्ड बोला। तो केमिकल बॉन्ड का बेसिक मतलब क्या हो गया? कि केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मैंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात क्यों करी? कि 2 स्पीशीज जब एक साथ आएंगी, जब 2 स्पीशीज को एक साथ रख रहे हो तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा तभी रख सकते हैं। अगर रिपल्शन होगा तो उनको एक साथ नहीं रख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 और मोर देन 2 एटम्स ऑब्लिक आयंस। ठीक है ना। 2 या 2 से ज्यादा एटम्स और आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिससे कि वो क्या रह सके? एक साथ रह सके। टू होल्ड देम टुगेदर इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। तो मैं डेफिनेशन लिखता हूं यहां पे, समझना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 और मोर देन 2 atoms oblique ions to hold them together is called chemical bond. Is called chemical bond. देखो क्यों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करिए, फिर से इस चीज को समझना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है फोर्स। अब वो अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्शन का भी हो सकता है। अट्रैक्शन कब होता है? जब अपोजिट चार्ज होते हैं। अट्रैक्शन कब होता है? जब अपोजिट चार्ज होते हैं। ठीक है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो एनर्जी, उससे रिलेटेड एनर्जी क्या होगी? E इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है ना। देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा अपोजिट चार्ज के बीच में, तो एनर्जी प्लस और माइनस की बात करेंगे।
ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपोजिट चार्ज के बीच में, मतलब दोनों पास आ रहे हैं, ठीक है ना। और अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा तो क्या होगा, एटम्स दूर जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, उनको एक साथ रखना चाह रहे हैं, एक साथ रखने की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। अच्छा, क्वेश्चन आता है क्यों एक साथ रहना चाहते हैं, जबरदस्ती क्यों आप मतलब उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, क्या मतलब आ रहा है, बॉन्ड बना रहे हो, जबरदस्ती क्या मतलब है। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने देखा होगा कि हर कोई सिस्टम जो है वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, हर कोई सिस्टम जो है वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो क्या करेगा, वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो अपनी एनर्जी को लूज करेगा। और एनर्जी लूज कब होती है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यहां पे समझो वापस से, मैंने बोला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो अपोजिट चार्ज लेंगे, है ना, फिर उससे रिलेटेड एनर्जी की बात करेंगे तो फिर वापस अपोजिट चार्ज लेंगे, और नेट एनर्जी जो है वो नेगेटिव आ जाएगी। नेगेटिव एनर्जी यहां पे आने का मतलब क्या हो गया कि सिस्टम, एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस। और एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस किसकी वजह से, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस, है ना। और एनर्जी डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस। मैंने क्या बोला, हर कोई बॉन्ड बनाना चाह रहा है, क्यों बनाना चाह रहा है, कुछ एक एटम्स को छोड़ के जो कि नोबल गैसेज है ना, कुछ एक एटम्स को छोड़ के हर कोई बॉन्ड बनाना चाह रहा है, क्योंकि बॉन्ड बनने से स्टेबिलिटी आती है। और स्टेबिलिटी कैसे आती है, क्योंकि बॉन्ड बन रहा है, अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। मैं बहुत सिंपल सी बातें करता हूं, उससे समझने की कोशिश करना, कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से एनर्जी कम होती है और स्टेबिलिटी बढ़ती है। अपन एक जनरल एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो आप खेलने जा रहे हो, सुबह खेलने जा रहे हो तो आप में एनर्जी बहुत एनर्जी है। अब आप खेलने गए, तो जब आप खेलने चालू किया आपने, तो जहां मतलब आप सपोज करो किसी एक पॉइंट पे खड़े हुए हो, तो गेंद आ रही है, क्रिकेट खेलना चालू किया, गेंद आ रही है, ये बैडमिंटन खेल लेते हैं अपन, तो सिंपल सी बात है, बैडमिंटन खेल रहे हैं अपन, शुरू में जैसे ही खेलना चालू किया, बहुत एनर्जी है, तो जहां पे कोक आ रही है, जहां पे शटल आ रही है, वहां पे मारे जा रहे हैं, दौड़ के मार रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि शुरू में बहुत एनर्जी है। 1 घंटे खेल लो, 1 घंटे बाद क्या होगा, थोड़ी एनर्जी कम हो जाएगी, तो ये जो भाग रहे थे ना आप, वो भागना कम हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, खड़े मारोगे, ठीक है ना, जहां तक अपना हाथ इजीली जा सकता है वहां पे मारोगे, तो स्टेबिलिटी क्या हो गई आपकी, बढ़ गई, ठीक है ना। बात समझ में आ रही होगी मेरी, कि मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब आप में खुद में बहुत एनर्जी होती है तो आप बहुत सारा काम करने की कोशिश करते हो, और जब आपकी एनर्जी कम होती है, बुखार आ जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, तब अपन क्या करते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं एक जगह, ज्यादा काम नहीं करते हैं, तो क्या हो गई, स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब कभी एनर्जी कम होती है स्टेबिलिटी बढ़ती है, जब कभी एनर्जी कम होती है स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट समझो कि क्यों अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी कम होती है ना, क्यों अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी कम होती है और स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब इस चीज को समझना कि ये h हाइट है ना, मैं नीचे सरफेस से बात कर रहा हूं, ये h हाइट है, जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो ये नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा तो इसकी एनर्जी 0 हो जाएगी। और अभी एनर्जी कितनी थी, mgh थी। समझना बात को, h हाइट से अगर मैं इस चौक को पकड़ के रखता हूं तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, mgh होगी। और जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो वो नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब एनर्जी क्या हो गई, 0 हो गई। अब पहले कुछ एनर्जी थी, अब एनर्जी 0 हो गई, इसका मतलब क्या, एनर्जी कम हो गई, एनर्जी क्या हो गई बेटा, कम हो गई। अब ये क्यों नीचे गया, समझना बात को, नीचे क्यों गया, क्योंकि अट्रैक्शन लग रहा था। ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ही सही, पर वो किस टाइप का है, वो अट्रैक्शन टाइप का है, वो अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो नीचे गया, mgh एनर्जी थी, अब नीचे गया तो 0 हो गई, इसका मतलब एनर्जी क्या हो गई बेटा, कम हो गई, ठीक है ना। तो जब कभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। चलो उल्टा समझते हैं, अपन ने क्या करा, 2 मैग्नेट ले ली, क्या ले ली, 2 मैग्नेट ले ली। अब अपन बचपन में बहुत खेले होंगे मैग्नेट से, तो जब अपन 2 मैग्नेट को पास में लेके आते हैं, जब लेके आएंगे धीरे धीरे या तो वो एकदम से अपनी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, या जैसे जैसे लेके आ रहे हैं धीरे धीरे अपने हाथ जो है वो धीरे धीरे वाइब्रेट करने लगेंगे, वो एक दूसरे से जुड़ेगी नहीं मैग्नेट। तो क्या चक्कर है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब वो नॉर्थ पोल या साउथ पोल पास में आते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है, जो हाथ अपने वाइब्रेट हो
हो रहे थे। वो हाथ हम खुद वाइब्रेट नहीं कर रहे थे, वो सिस्टम में अपने आप वाइब्रेट हो रहे थे। क्यों? क्योंकि सिस्टम में आ गई एनर्जी, और सिस्टम में एनर्जी आ गई तो सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो गई बेटा? कम हो गई। हाथ वाइब्रेट करने लग गए ना, तो जब फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है और स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ऐसे ही मैग्नेट ले लिए अपन ने, नॉर्थ पोल साउथ पोल लेके आएंगे तो एकदम पास में आते जुड़ जाएंगे, खुद से ही जुड़ जाएंगे। खुद से जुड़ गए मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गई ना, अपना हाथ वाइब्रेट कर रहा है। अब उनको अलग करना है तो एनर्जी क्या करना पड़ेगा? देनी पड़ेगी, मतलब उनको डिस्टेबलाइज करना पड़ेगा, एनर्जी और देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि सिंपल सी बात है कि जब कभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो एनर्जी सिस्टम की जो है वो कम होती है और स्टेबिलिटी बढ़ती है। और ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। तो क्या हो रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू एटम्स, टू और मोर देन टू एटम्स और आयंस टू होल्ड देम टुगेदर इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड टेक प्लेस टू गेन स्टेबिलिटी बाय lowering एनर्जी। ठीक है ना बेटा? सिस्टम स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, है ना, बॉन्ड बनाता है। और कैसे बनाता है? एनर्जी को कम करके बनाता है। तो मेरे ख्याल से ये बात सबको समझ में आ गई होगी कि बेसिकली जब भी बॉन्ड बनता है तो सिस्टम की एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैसे कम हो जाती है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। क्या बॉन्ड बनता है? ठीक है ना, हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो यूनिवर्सल रीजन पढ़ने जा रहे हैं केमिकल बॉन्ड बनने का, कि बेसिकली जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है और स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो हम पोटेंशियल एनर्जी कर्व की मदद से, एनर्जी डिस्टेंस रिलेशनशिप की मदद से समझते हैं बॉन्ड क्या है, कैसे बनता है। ठीक है ना, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, उसकी डिस्टेंस क्या होगी दोनों एटम्स के बीच की, वो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। कब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी में ये लाइन छोड़ दी, आप जब पहला पेज पढ़ोगे ना एनसीईआरटी केमिकल बॉन्डिंग का, तो उसमें लास्ट लाइन लिख के छोड़ दी उन्होंने कि भाई जो बॉन्ड बनता है वो सिस्टम की एनर्जी कम होने की वजह से बन जाता है। ठीक है ना, और स्टेबिलिटी सिस्टम की बढ़ जाती है, पर वो उसको एक्सप्लेन नहीं करा। ये एनसीईआरटी की बदमाशी होती है। ठीक है ना, एनसीईआरटी एक लाइन लिख के छोड़ देता है, बच्चा उलझता रहे, टीचर उलझता रहे, उसको कोई लेना देना नहीं है, और वो क्वेश्चन वहीं से खींच लेता है। ठीक है, इसलिए अपन को एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन मार्क लगा के पूछना है कि भैया ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। ठीक है ना, तो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं क्या यहाँ पे केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरीके से एनर्जी के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन किया जा सकता है। देखिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी कर्व। क्या होता है, दो एटम्स जब एक दूसरे को अप्रोच करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो मैंने दो सिंपलेस्ट एटम लिए, एक अपना हाइड्रोजन एटम, सिंपलेस्ट एटम मतलब हाइड्रोजन एटम, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इन दोनों के पुराने अट्रैक्शन, ये क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन है, इनके इलेक्ट्रॉन है। जब दो एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तभी तो बॉन्ड बनेगा। बोलो भाई, है ना। जब इसका एटम, जब इस एटम का न्यूक्लियस इस एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन तो अपोजिट चार्ज के बीच में ही होगा ना, न्यूक्लियस को थोड़ी ना अट्रैक्ट कर लेगा। तो जब इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इनके बीच में नया बॉन्ड बनेगा, नया अट्रैक्शन फोर्स होगा, और यहां पे जो है वो पुराना अट्रैक्शन फोर्स होगा। ऐसे ही यहां पे भी एक और अट्रैक्शन फोर्स बनेगा। ठीक है, तो ये अपने पास अपन यहां बात कर रहे हैं, ये ओल्ड अट्रैक्शन और ये न्यू अट्रैक्शन। ठीक, दो सिंपलेस्ट एटम की बात कर रहे हैं, दो सिंपलेस्ट एटम, दो हाइड्रोजन एटम। ये जब दो एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन, ये मैं इस फोर्स की बात कर रहा हूं यहां पे। ठीक है ना,
यहाँ पे जो अपन ने बात करी है कि इनके इसका न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में कौन सा होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। पर देखो जब दो एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो इनके बीच में रिपल्शन भी तो होगा, होगा नहीं होगा? सेम चार्जेस के बीच में क्या होता है बेटा, रिपल्शन। तो यहां पे देखें फिर से वापस से, या आपने न्यूक्लियस लिए, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इन दोनों के बीच में अपने क्या लग रहा है, रिपल्शन और रिपल्शन। ये कौन से फोर्स हो गए बेटा, रिपल्शन। कहने का मतलब क्या है कि ये जब दो एटम्स है ना, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, जब दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो दोनों के बीच में रिपल्शन और यहाँ पे क्या, रिपल्शन। अब सिंपल सी बात है, जब दो एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो उनके बीच में दो तरह के फोर्स काम कर रहे हैं। एक तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दूसरा लिखेंगे क्या, फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है ना। तो दो तरह के फोर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वेरिएशन देखने की कोशिश करते हैं। अभी अपन ने पढ़ा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी क्या होती है सिस्टम की, कम होती है, और फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से सिस्टम की एनर्जी जो है वो बढ़ती है। देखिए तो मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ बेटा, ये आपकी वाई एक्सिस और ये आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है ना। यहाँ पे तो अपन ने एनर्जी को लिया, यहाँ पे अपन ने आर लिया। आर जो है वो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। आर का मतलब क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। मतलब क्या है कि हम जब दो एटम्स के अप्रोच करने की बात करते हैं, दो एटम्स के बीच की बात करते हैं, डिस्टेंस, ठीक है ना। जब दो एटम्स के बीच की अपन बात करते हैं तो हम वहां पे रेफरेंस पॉइंट लेते हैं उनके न्यूक्लियस को, कि मतलब सेंटर को अपन रेफरेंस पॉइंट बना देते हैं। इसलिए जब भी अपन दो एटम्स के बीच के डिस्टेंस की बात करते हैं बाय डिफॉल्ट वो क्या होती है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, मतलब जो एटम का सेंटर है उसको हमने रेफरेंस पॉइंट बना दिया है। अब देखो क्या हो रहा है, दो एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो मैंने क्या करा, एक एटम को तो है ना मैंने फिक्स कर दिया कहां पे, ओरिजिन पे, तो दूसरा एटम उसकी तरफ आता हुआ नजर आएगा। फिर से सुनना, मैंने क्या करा कि एक एटम को मैंने ओरिजिन पे फिक्स कर दिया। किस पे फिक्स कर दिया, ओरिजिन पे, तो दूसरा एटम उसकी तरफ आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में क्या बन रहा है, केमिकल बॉन्ड बनने जा रहा है। और केमिकल बॉन्ड बनने जा रहा है इसका मतलब दोनों के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है। फिर से ढंग से सुनना कि जब दो एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो मैंने एक को रख दिया है कहां पे, न्यूक्लियस के, मतलब है ना, एक को रख दिया ओरिजिन पे, तो दूसरा एटम उसकी तरफ आता हुआ नजर आएगा, आता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, क्योंकि दो चीजें एक दूसरे की तरफ आएगी, इसका मतलब उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। और जब जब अट्रैक्शन होता है तब तब एनर्जी रिलीज होती है। तो जब दो एक दूसरे की ओर अप्रोच कर रहे हैं तो लगातार सिस्टम की एनर्जी कम होती चली जाएगी, लगातार सिस्टम की एनर्जी कम होती चली जाएगी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की ओर अप्रोच कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन यहां पे ज्यादा हो जाएगा, किससे, रिपल्शन से, तभी तो वो दोनों एक दूसरे की ओर अप्रोच कर पाएंगे। पॉइंट समझ में आया होगा। पर सुनना ढंग से इस बात को कि जब ये एक दूसरे की ओर अप्रोच कर रहे हैं तो न्यूक्लियस बहुत पास में आते जा रहे हैं, और न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो कॉन्सेंट्रेट होता है, जबकि इस एटम के जो शेल हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मूवेबल इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो डिस्पर्स होता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है। इसलिए जब एटम्स पास में आते हैं माना अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, पर रिपल्शन भी साथ में बढ़ेगा, और रिपल्शन जो है वो तेजी से बढ़ेगा, अट्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ेगा। क्यों, फिर से सुनना, रिपल्शन तेजी से क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि दो न्यूक्लियस पास में आते जा रहे हैं, पर डोमिनेटिंग कौन सा है, अट्रैक्शन है। ऐसे समझो भाई, बहुत सिंपल सा है, ए और बी दो दोस्त से, ए और बी दो दोस्त थे, दोनों ने बिजनेस चालू किया, एक ने 10 रुपए से चालू किया, एक ने 100 रुपए से चालू किया। तो अभी अपने पास अगर अपन बात करें कि किसके पास ज्यादा रुपए हैं, तो बी के पास ज्यादा रुपए, ए के पास कम रुपए हैं। पर समझना, जब बी का प्रॉफिट होना चालू हुआ तो वो बहुत कम प्रॉफिट
प्रॉफिट हुआ धीरे धीरे बढ़ा और ए का जो प्रॉफिट है वो तेजी से बढ़ा, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ए जो है वो बी के लगभग बराबर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? फिर से ढंग से सुनना। एक बात ये हो गई कि ए ने कम पैसे से बिजनेस चालू किया और बी ने ज्यादा पैसे से बिजनेस चालू किया, पर बी में धीरे धीरे प्रॉफिट हो रहा है और ए में बहुत तेजी से प्रॉफिट हो रहा है, बहुत तेजी से प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि ए आगे निकल जाएगा। पहले तो ए बराबर आएगा, फिर उसके बाद आगे निकल जाएगा। तो ये ए जो है वो अपना रिपल्शन है ना। ए जो है वो क्या है? अपना रिपल्शन है। कहने का मतलब ये, जब न्यूक्लियस पास में आएंगे तो उनके बीच में क्या होगा बेटा? रिपल्शन होगा। और रिपल्शन तेजी से बढ़ रहा है, किसके कंपैरिजन में? अट्रैक्शन के कंपैरिजन में। इस वजह से एक पॉइंट ऐसा आएगा जब अट्रैक्शन किसके बराबर हो जाएगा? रिपल्शन के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो यहां तक लगातार क्या डोमिनेट कर रहा था? अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा था, और अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा तो लगातार एनर्जी सिस्टम की कम होती चली जाएगी, और सिस्टम की एनर्जी कम होती चली जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। कहां तक कम होती गई? यहां तक कम होती गई। इसके लिए क्या जरूरी था? अट्रैक्शन का रिपल्शन से ज्यादा होना जरूरी था। समझ में आई बात? फिर क्या होगा? अब क्या होगा? बस यहां पे आ गए, मिनिमम एनर्जी स्टेट आ गई। मिनिमम एनर्जी स्टेट आ गई तो यहां पे ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहां पे ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इस पॉइंट पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, मिनिमम एनर्जी की स्टेट आ जाएगी। यहां तक सिस्टम ने लगातार एनर्जी क्या करी है? कम करी है। इस वजह से इस पर्टिकुलर एनर्जी को क्या बोला मैंने? सिस्टम ने लगातार यहां पर आने तक सिस्टम ने लगातार एनर्जी रिलीज करी है। तो ये हो गई मिनिमम एनर्जी स्टेट। मिनिमम एनर्जी स्टेट हो गई है, ठीक है ना। यहां तक सपोज करो इसने ई एनर्जी रिलीज करी है। कितनी एनर्जी रिलीज करी है? ई। इस ई एनर्जी को ही बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना। बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। अब क्या होगा बेटा, है ना, यहां ये आ गया, यहां पे एटम्स इस तरीके से, ये इस तरीके से एटम्स आ चुके हैं, ठीक है ना। और इनके बीच में क्या बन चुका है? बॉन्ड बन चुका है। अब समझना कि आप और पास में लाने की कोशिश करोगे एटम्स को, कोशिश करोगे। वर्ड क्या बोला मैंने? अब खुद से नहीं आ रहा है। अब अगर पास में लाना है तो कोशिश करनी पड़ेगी, और कोशिश करनी है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? आप पास में लाओगे तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ने लग जाएगी। अब पास में लाने की कोशिश करोगे तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ने लग जाएगी, और ये सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम होने लग जाएगी, और ये रिप्रेजेंट करेगा कि रिपल्शन ज़्यादा है किससे? अट्रैक्शन से। समझ में आई बात? तो इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। और बॉन्ड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। तो मेरे ख्याल से पोटेंशियल एनर्जी कर्व समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा है, एक बार वापस से समझना कि जब दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो लगातार क्या होता है? उनके बीच में अट्रैक्शन लग रहा है, अप्रोच कर रहे हैं तो अट्रैक्शन लग रहा है, तो सिस्टम की एनर्जी कम होती जाएगी। पर क्या हो रहा है? एक और चीज साथ में है कि जब दो एटम एक दूसरे को पास आ रहे हैं तो उनका रिपल्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। किसके कंपेरिजन में? अट्रैक्शन के कंपेरिजन में। तो जब रिपल्शन बहुत तेजी से बढ़ेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अट्रैक्शन रिपल्शन के बराबर हो जाएगा, और अट्रैक्शन रिपल्शन के बराबर हो जाएगा। उस पॉइंट तक मैक्सिमम अट्रैक्शन लगा था तो लगातार एनर्जी क्या हो गई? कम होती चली गई, सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ती चली गई। ये मिनिमम एनर्जी का पॉइंट आ जाएगा, और इस मिनिमम एनर्जी के पॉइंट को पर ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एटम अब ना तो पास में आ पाएंगे ना एटम दूर जा पाएंगे, यहीं पे ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बात समझ में आ रही है? पर देखो एक बात यह है कि इलेक्ट्रॉन्स फिक्स तो रहते नहीं है, हल्के फुल्के वाइब्रेट तो करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हल्का बहुत होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स हल्के फुल्के वाइब्रेट करते हैं। तो अपनी मीन पोजीशन से, अब इस चीज़ को समझना, अपनी मीन पोजीशन से थोड़ा सा वाइब्रेट करते हैं, ठीक है ना।
अपनी मीन पोजीशन से थोड़ा सा वाइब्रेट करते हैं, थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से पोटेंशियल एनर्जी कर्व। मैं इसके पॉइंट्स को लिख देता हूँ, बहुत सिंपल सा है, देखिए। बहुत सिंपल से पॉइंट है, ठीक है ना। अभी जहां पे अपन बात कर रहे हैं 0 और r के बीच की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। स्मॉल r वो पॉइंट है जहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है ना। एक तो अब अपन एट r का मतलब बॉन्ड लेंथ, फिर से बोल रहा हूं मैं, r का मतलब क्या है, बॉन्ड लेंथ है, ठीक है ना। r पे बात कर रहे हैं, और एक इनफाइनाइट से कहाँ पे आए थे, r पे आए थे, इस पे बात कर रहे हैं। तो एक एक चीज बताते जाना फटाफट से। देखो जब इनफाइनाइट से r की तरफ आ रहे थे तो डोमिनेटिंग क्या था अपना, डोमिनेटिंग था कौन सा, अट्रैक्शन। मतलब अट्रैक्शन ज्यादा था किससे, रिपल्शन से, है ना। अट्रैक्शन ज्यादा था किससे, रिपल्शन से। इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा था रिपल्शन से, पर अट्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा था, और रिपल्शन क्या हो रहा था, तेजी से बढ़ रहा था, ठीक है ना। सिस्टम की एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी, ठीक है ना। और स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम बढ़ती जा रही थी, ठीक है। नेक्स्ट इधर आ जाए अपन, एट आर पे क्या हो गया बेटा, अट्रैक्शन जो है वो रिपल्शन के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि ये जो, अच्छा यहाँ पर लगातार क्या हुआ था, एनर्जी कम हुई थी, पर यहाँ पर आने पर अट्रैक्शन रिपल्शन के बराबर हो गया, और एनर्जी जो है वो मिनिमम कंडीशन में आ गई। तो एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होती जाएगी बेटा, मिनिमम। एनर्जी ऑफ सिस्टम इज मिनिमम, एंड स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम हो जाएगी मैक्सिमम। अब 0 से r पे लाने की कोशिश कर रहे हो तो यहां पे अट्रैक्शन कम होगा किससे, रिपल्शन से। अट्रैक्शन कम होगा किससे, रिपल्शन से। इसका मतलब एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेज, है ना। एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेज एंड स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस, ठीक है। ये अपने पोटेंशियल एनर्जी कर्व के मेन फीचर हो गए। ये मेन रीजन है बॉन्ड बनने का। इसके अलावा बहुत सारी थ्योरीज आई थी एक्सप्लेन करने के लिए, वो थ्योरीज अपन डिस्कस करेंगे, पर ये मेन रीजन है बॉन्ड बनने का कि जब कभी बॉन्ड बनता है तो अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। चलिए नोट करिए पॉइंट्स को, फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं जल्दी से। तो ये नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है ना। अब देखें अपन बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड, और क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड के ऊपर भी एक और चीज है, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल फोर्सेस। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है बॉन्ड और केमिकल फोर्सेस में, वो अपन डिस्कस करेंगे। तो क्लासिफिकेशन जब अपन ने देख लिया कि बॉन्ड जो है वो बॉन्ड बनाने में मेजर रोल किसका है, एनर्जी रिलीज होने का है, तो उसी बेसिस पे अपन जो है वो केमिकल फोर्सेस को डिफाइन करेंगे कि केमिकल स्पीशीज के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं, केमिकल स्पीशीज के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं वो कौन कौन से फोर्सेस हैं, उनको किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है। उससे पहले दो टर्म्स अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एक तो है अपने पास, एक तो है मॉलिक्यूल, ठीक है। एक तो क्या है मॉलिक्यूल, और दूसरा वर्ड है अपने पास क्या, लैटिस, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन नोट करेंगे। मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि स्पीशीज हैविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, स्पीशीज हैविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जो फ्री फॉर्म में रहना चाहती है। नोट करें फटाफट से, स्पीशीज हैविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, ठीक है ना। उसके बाद में लैटिस की डेफिनेशन नोट करिए,
ठीक है। लैटिस का मतलब होता है रिपीटेशन, पहले डेफिनेशन लिख लें फिर एक एक चीज में अच्छे से समझाऊंगा। रिपीटेशन ऑफ यूनिट्स इन अ यूनिफॉर्म मैनर इज कॉल्ड लैटिस। क्या बोला मैंने? रिपीटेशन ऑफ यूनिट्स इन अ यूनिफॉर्म मैनर इज कॉल्ड लैटिस। ठीक है। अब जो जो चीजें आप जानते हैं मैं उससे रिलेट करवाता हूं, समझना। HCl का आपने नाम सुना होगा, HCl, ठीक है ना। HCl का जब भी नाम लिया जाता है एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन नाम लिया जाता है। CH4 मेथेन का नाम तो मेरे ख्याल से सबने सुना होगा। मेथेन का मतलब एक कार्बन 4 हाइड्रोजन हमेशा, ठीक है। और हो सकता है कि आपने 9th-10th के अंदर इनका स्ट्रक्चर भी पढ़ा हो कि हाइड्रोजन क्लोरीन, CH4 कार्बन और टेट्राहेड्रल होता है कार्बन के अराउंड, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, सब चीजें पढ़ेंगे कैसे है क्या है। थोड़ा सा हो सकता है आपने 9th-10th में पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद में मैं बात कर रहा हूं डायमंड, डायमंड पे बात कर रहे हैं। तो डायमंड के अंदर क्या होता है? एक कार्बन 4 कार्बन से सराउंडेड होता है और हर एक कार्बन फिर 4 कार्बन से सराउंडेड होता है, ठीक है। इस तरीके से चलता रहता है प्रोसेस, ठीक है। पॉलीमेरिक फॉर्म बोलते हैं अपन इसको। कौन सी फॉर्म बोलते हैं बेटा? पॉलीमेरिक फॉर्म बोलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, NaCl। NaCl के अंदर आपको अगर पता हो एक Na+ बहुत सारे Cl-, वो 6 होते हैं, Cl- से सराउंडेड होता है। क्यों बनता है ऐसा, सब चीजें पढ़ेंगे। स्टार्टिंग कर रहे हैं केमिकल बॉन्ड, हो सकता है आपने पहले थोड़ा पढ़ रखा हो, 9th-10th के अंदर थोड़ा सा आपके पास इसका इंट्रोडक्शन हो, है ना, ठीक है। यहां आ जाएगा Na+, ठीक है। तो एक Na+ बहुत सारे Cl- से और एक Cl- बहुत सारे Na+ से सराउंडेड होता है, ठीक है। तो अपन पढ़ने जा रहे हैं क्या यहाँ पे? मॉलिक्यूल लैटिस, और हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे। डेफिनेशन को वापस सुने। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन थी हैविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। HCl जब आपने बोला तो हमेशा दिमाग में आएगा एक H और एक Cl। CH4 आपने बोला तो एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। NaCl आपने बोला तो एक Na एक Cl नहीं आएगा, बहुत सारे Na+ और बहुत सारे Cl-। जब आप डायमंड बोलोगे तो एक कार्बन बोलने में नहीं आएगा, बहुत सारे कार्बन एटम और हर एक कार्बन एटम टेट्राहेड्रल बना रहा है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है? यहां पे रिपीटेशन है, यहां पे रिपीटेशन है, यहां रिपीटेशन नहीं है, यहां रिपीटेशन नहीं है। तो जहां रिपीटेशन नहीं है उसको बोलेंगे मॉलिक्यूल, और जहां पे रिपीटेशन है उसको क्या बोलेंगे अपन? लैटिस। ये लैटिस, ये मॉलिक्यूल। बात समझ में आई? अब मैं 2-3 स्ट्रक्चर बनाता हूं, मेरे को एग्जांपल बताना कि कौन सा मॉलिक्यूल है कौन सा लैटिस है, ठीक है ना। अगर मैंने बोला CO2 का मतलब C डबल बॉन्ड O, और एक और मैंने बोला SiO2, है ना। SiO2 का स्ट्रक्चर बनाया मैंने तो एक सिलिकन 4 ऑक्सीजन, एक सिलिकन 4 ऑक्सीजन, सिलिकन ऑक्सीजन सिलिकन, इस तरीके से, ठीक है। तो अब अच्छा, पहला बात तो डाउट ये आ गया होगा, सर आपने लिखा है SiO2 और आप लिख रहे हो एक सिलिकन के चारों तरफ 4 ऑक्सीजन। पहले लेक्चर में बेवकूफ़, ऐसा नहीं है बेटा, ढंग से समझना। एक सिलिकन, उसके चारों तरफ कितनी ऑक्सीजन? 4। पर एक ऑक्सीजन कितनी सिलिकन से जुड़ी हुई है? 2 से। तो उसका पार्टिसिपेशन एक के लिए क्या हो गया? हाफ। इस तरीके से टोटल स्ट्रक्चर में, इस रिपीटेशन में एक सिलिकन और 4 ऑक्सीजन है, पर इफेक्टिव कितनी है बेटा? 2 है। इसलिए फॉर्मूला क्या बन गया? SiO2, ठीक है। CO2 एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं Fe सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड है ये। Fe एटम चलता रहेगा। Fe एटम देखें इस तरीके से, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि Fe क्या है? Fe सॉलिड क्या है? लैटिस है या मॉलिक्यूल है? देख रहे होंगे आप कि रिपीटेशन होता जा रहा है,
ठीक है ना। सिर्फ Fe आपने लिखा तो एक Fe नहीं है, बहुत सारे Fe है। तो रिपीटेशन ऑफ यूनिट्स इन अ यूनिफॉर्म मैनर इज कॉल्ड लैटिस। फिर देखें अपन SiO2 की बात करें तो एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन, हर ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन से जुड़ी है, और इसी तरीके से रिपीटेशन होता जा रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, रिपीटेशन ऑफ यूनिट्स इन अ यूनिफॉर्म मैनर, ठीक है ना। रिपीटेशन ऑफ यूनिट्स इन अ यूनिफॉर्म मैनर इज कॉल्ड लैटिस। इसका मतलब SiO2 क्या होगा, लैटिस होगा। फिर आ जाओ CO2, CO2 का मतलब एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, सिर्फ एक कार्बन 2 ऑक्सीजन। इसका मतलब ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, लैटिस नहीं होगा। एक एग्जांपल और लेता हूं, O2, O डबल बॉन्ड O2। अब बताओ O2 बोलते ही दिमाग में क्या आता है, सिर्फ 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। जब कभी O2 बोलोगे तो 2 ही ऑक्सीजन बोलोगे, ज्यादा ऑक्सीजन नहीं बोल पाओगे। इसका मतलब क्या हो गया, O2 क्या हो गया, मॉलिक्यूल। इस तरीके से अपन ने यहाँ पे मॉलिक्यूल डिफाइन किया, लैटिस डिफाइन किया। पर इसमें एक चीज और आती है, एलिमेंट और कंपाउंड। जो आप जनरल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट की बात करें तो एक ही टाइप का एटम, और कंपाउंड की बात करें तो एक से ज्यादा टाइप का एटम, ठीक है ना। डायमंड क्या होगा, एलिमेंट होगा, क्योंकि सिर्फ कार्बन है। Fe सॉलिड क्या होगा, एलिमेंट होगा, क्यों, क्योंकि एक ही टाइप का एटम है, ठीक है। NaCl क्या होगा, कंपाउंड। CH4 कंपाउंड, HCl कंपाउंड। O2 एक ही टाइप का एटम है, इसलिए एलिमेंट। फिर SiO2 कंपाउंड, CO2 कंपाउंड। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो अपन थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पल को ढंग से लिख लेते हैं। एक है अपने पास क्या, एलिमेंट, एक है क्या, कंपाउंड, एक है अपने पास मॉलिक्यूल, और एक है अपने पास लैटिस। तो ये एग्जाम्पल बोले तो एग्जाम्पल अपने पास अभी O2 लिखा था अपन ने, है ना। लैटिस में क्या लिखा था, डायमंड डिस्कस किया है, Fe डिस्कस किया है, सॉलिड, ठीक है ना। कंपाउंड में NaCl डिस्कस किया था और SiO2 डिस्कस किया था, ठीक है। यहाँ CO2 डिस्कस किया था, HCl डिस्कस किया था। तो ये अपने पास एग्जाम्पल हो गए। बेसिक बात अपन को समझ में ये आनी चाहिए कि आप कंपाउंड ले लो या एलिमेंट ले लो, उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट को मॉलिक्यूल बोलते हैं। कंपाउंड ले लो या एलिमेंट ले लो, उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट को, उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब हम एटम्स को कंबाइंड फॉर्म में बात करेंगे तो कम से कम मॉलिक्यूल तो समझेंगे। उसका ज्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म होगी तो उसको क्या बोल देंगे, लैटिस बोल देंगे। पर कम से कम जब आप कंबाइंड फॉर्म में बात करोगे तो मॉलिक्यूल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मॉलिक्यूल की बात करेंगे। तो इसी बेसिस पे अपन केमिकल फोर्सेस को अपन क्या करने जा रहे हैं, क्लासिफाई करने जा रहे हैं। नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है ना। नोट कर ले एक बार फटाफट से, हो गया। चलिए देखें, पॉज कर लिया करो ना, नोट करते टाइम पॉज कर लिया करो, ठीक है। अब उसमें ऐसा तो है नहीं कि ऑफलाइन क्लास की तरह जो है मैं वेट करता रहूं और आप लिखोगे फिर मैं आगे। पॉज कर लो, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। देखें यहाँ पे केमिकल फोर्सेस की बात कर रहे हैं। केमिकल फोर्सेस है ना, केमिकल फोर्सेस 2 तरह के हैं अपने पास। केमिकल फोर्सेस 2 तरह के, एक है इंटरमोलिक्यूलर और दूसरे इंट्रामोलिक्यूलर। देखो ऐसे समझो, क्रिकेट मैच तो मेरे ख्याल से देखते ही होंगे, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो ये भी पता ही होगा कि इंटर और इंट्रा का मतलब क्या होता है। पर मैं जनरली एग्जांपल लेता हूँ, बच्चों को थोड़ा सा अच्छा भी लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो है वो इंटरनेशनल है या इंट्रानेशनल है। क्या बोला मैंने, इंटरनेशनल है या इंट्रानेशनल है। तो ऑब्वियस सी बात है इंटरनेशनल मैच है, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनल मैच नहीं है, वो बेसिकली वॉर है, ठीक है ना। उनके करोड़ मरोड़ की स्थिति होती है, जीतना ही पड़ता है उनको कैसे भी करके, ठीक है। तो इज्जत का सवाल होता है। पर बेसिकली बात करें तो वो है इंटरनेशनल मैच। कौन सा मैच है, इंटरनेशनल मैच। पर अगर राजस्थान स्टेट और मध्य प्रदेश स्टेट के बीच में अगर मैच हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रानेशनल। क्या बोलेंगे, इंट्रानेशनल। तो इसी बेसिस पे अपन यहाँ पे बॉन्ड्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। केमिकल फोर्सेस, देखें केमिकल फोर्सेस 2 तरह के। एक कौन से लिखे मैंने, इंटर मॉलिक्यूलर,
ठीक है, और दूसरे लिखे इंट्रा मॉलिक्यूलर। ठीक है ना। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो बिटवीन बॉन्डेड एटम्स इनको बोल सकते हैं। ठीक है, इन अ यूनिट ये भी बोल सकते हैं, एक यूनिट के अंदर जो होंगे, ठीक है ना, उसको अपन बोलेंगे क्या, इंटर मॉलिक्यूलर। ठीक है, बिटवीन नॉन बॉन्डेड एटम्स। अब ये बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड एटम्स की क्यों बात करी, देखो भाई बहुत सिंपल सी बात है, मैंने एग्जांपल लिया था अभी CO2 C डबल बॉन्ड हो, ये आपस में जुड़े हुए हैं ना, होल्ड देम टुगेदर है या नहीं है। ठीक है, तो ये जब आपस में जुड़े हुए हैं तो इनके जुड़े हुए मतलब बॉन्डेड है ना, बॉन्डेड है मतलब जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, इंट्रा। कौन सा बोला मैंने, इंट्रा या इंटर, इंटर मॉलिक्यूलर। ठीक है ना, इंटर मॉलिक्यूलर। इस मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड है वो है क्या, इंटर मॉलिक्यूलर। और इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है वो हो गया इंट्रा मॉलिक्यूलर। क्या वो हो गया, इंट्रा मॉलिक्यूलर। अब समझना, ये दोनों हमेशा एक साथ रहना चाहते हैं पर ये दोनों तो अलग अलग है। इसका मतलब अट्रैक्शन किसमें ज्यादा हुआ, इसके अंदर ज्यादा हुआ, और इनके बीच में क्या हो गया, कम हो गया। ऐसे समझो कि एक के पास 1000 रुपए है और एक के पास 100 रुपए है। ठीक है ना, अब रुपए की बात तो करनी पड़ती है ना, बढ़िया के बच्चे हैं तो वैसे तो बात करेंगे ही सही। और रुपए से क्या होता है, जल्दी समझ में आता है, फटाफट से समझ में आता है, इसलिए मैं बार बार रुपए का एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, समझना, एक के पास 1000 रुपए, एक के पास 100 रुपए। ज्यादा खर्च करने का स्कोप किसके पास है, इसके पास है। समझ में आ रही है बात। अब समझना, इसी को रिलेट करते हैं अपन एटम से, एटम और मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल, एनर्जी किसकी ज्यादा, एनर्जी किसकी ज्यादा, एटम की ज्यादा। क्या बोला मैंने, एनर्जी किसकी ज्यादा, एटम की ज्यादा। अच्छा चलो वहां पे डिस्कस करते हैं, तो आप लिख भी लेना उस पॉइंट को, रम नहीं करूंगा मैं। ठीक है, यहां देखो ये लिखा अपन ने एटम्स, एटम्स और मॉलिक्यूल। एनर्जी की बात करें, एनर्जी किसकी ज्यादा है, एटम्स की ज्यादा है। ठीक है ना, एटम्स की अगर एनर्जी ज्यादा है तो स्कोप ऑफ एनर्जी रिलीज, स्कोप ऑफ एनर्जी रिलीज किस में ज्यादा होगा, एटम्स में ही ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात, ठीक है ना, वही 1000 रुपए 100 रुपए। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया कि रिलीज एनर्जी इन अट्रैक्शन, एटम में ज्यादा होगी या मॉलिक्यूल में ज्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है, एटम में ज्यादा होगी, और जिसमें रिलीज एनर्जी ज्यादा होगी, जिसमें रिलीज एनर्जी ज्यादा होगी मतलब स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा होगा, एटम के अंदर ज्यादा होगा। किस में ज्यादा होगा बेटा, एटम में ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो किसके कंपैरिजन में, मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में। इसका मतलब क्या हो गया, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बात कर रहे हैं, तो वापस से अपन इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, और अच्छे से क्लासिफाई कर लेते हैं इसको। क्या अब समझ में आ गया ना वहां पे, तो इसको बोल सकते हैं अपन इंटर एटॉमिक, और इसको बोल सकते हैं अपन इंटर मॉलिक्यूलर। देखें, इंटर एटॉमिक का मतलब हो गया अपने पास दो एटम्स के बीच में, किसके बीच में, दो एटम्स के बीच में, मतलब बिटवीन बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, और यहां पे बात करेंगे बिटवीन नॉन बॉन्डेड एटम्स।
अभी बोला अपन ने एनर्जी रिलीज करने का स्कोप किसके पास ज़्यादा है, एटम के पास में ज़्यादा है, इसलिए जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे स्ट्रेंथ बॉन्ड की उतनी ज़्यादा होगी, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। ठीक है, और इनको बोलते हैं क्या बेटा, वीक फोर्सेस। ठीक, अब सुनना, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, वीक फोर्सेस, इंटर एटॉमिक, इंटर मॉलिकुलर, ये बात क्लियर हो गई। जैसे फिर से C डबल बॉन्ड हो, है ना, C डबल बॉन्ड हो, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसको तो वीक फोर्सेस बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ जो होगा उसको स्ट्रॉन्ग फोर्सेस बोलेंगे। जब भी तो ये दोनों एक साथ है और ये अलग अलग है। ठीक, तो इस बेसिस पे रिलीज एनर्जी की बात करेंगे तो यहाँ पे रिलीज एनर्जी 42 किलो जूल पर मोल होती है। क्या कर लिया इन्होंने, बॉर्डर लाइन बना दी कि भाई अगर इससे ज़्यादा है तो अपन स्ट्रॉन्ग फोर्सेस बोलेंगे, और इससे कम है ना, लेस देन इक्वल टू 42 किलो जूल पर मोल है, तो अपन इसको वीक फोर्सेस के अंदर कंसीडर करेंगे। ठीक, अब आ जाओ यहाँ पे, यहाँ से अपन बॉन्ड को क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं। एटम्स जो होते हैं अपने पास, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, एटम्स मेटेलिक और नॉन मेटेलिक होते हैं, अपन ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था। ठीक है, या अपन ने पढ़ा था कुछ एटम्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज कर देते हैं, जिनके जेड इफेक्टिव कम होते हैं, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, उनकी अपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन बहुत कम होता है। अगर बात करें नॉन मेटल्स की तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, उनकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, उनका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है। मतलब वो तो नज़र लगाए बैठे होते हैं कि कब किसका इलेक्ट्रॉन खींच लें। ठीक है, और जो मेटेलिक एटम्स होते हैं उनकी तो बिल्कुल ही इच्छा नहीं होती, वो अपने खुद के इलेक्ट्रॉन से ही प्यार नहीं करते हैं, तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को तो क्या खींचेंगे। पर नॉन मेटेलिक एटम जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को तो प्यार करते ही है और दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी खींचने की कोशिश करते हैं। तो अपने पास दो तरह के मेजरली यहाँ पे बात हो गई, एक जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और दूसरे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो इस तरीके से अपने पास में जो कॉम्बिनेशन हो गए, उस हिसाब से एक कॉम्बिनेशन तो हो गया मेटल का, जिसके अंदर वो अपना इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखना ही नहीं चाहता है, अपना इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखना ही नहीं चाहता। फ्री इलेक्ट्रॉन वर्ड याद आ रहा है जो कि अपन ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था कि मेटल जो होती है उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन से बनने वाला बॉन्ड कौन सा, मेटेलिक बॉन्ड। और मेटेलिक बॉन्ड के लिए दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, मतलब जनरली वो क्या होने चाहिए, मेटल्स होने चाहिए। सेकंड देखें कि ऐसे एटम एक ले लिया जिसकी खुद की इलेक्ट्रॉन रखने की इच्छा नहीं है, जैसे कि मेटल, उसके साथ में आ गया एक नॉन मेटल जिसकी सबसे इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा है। तो एक अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार बैठा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार बैठा है, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा नहीं होगा। एटम ए ने इलेक्ट्रॉन दिया तो उसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, एटम बी ने इलेक्ट्रॉन लिया तो उसके ऊपर आया कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बन चुके हैं और आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं क्या, जल्दी से दिमाग में लाओ, क्या होगा, कौन सा बॉन्ड होगा बेटा, आयनिक बॉन्ड, जिसके अंदर एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोनों एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता, और दोनों से इलेक्ट्रॉन दोनों क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, तो इनके बीच में कॉम्प्रोमाइज होता है। कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है शेयरिंग होती है, और शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को या तो कोवेलेंट बोलते हैं या डेटिव बोलते हैं। ठीक है, अगर इक्वल शेयरिंग होती है तो कोवेलेंट और अनइक्वल शेयरिंग होती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे अपन, एक एक बॉन्ड अच्छे से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मेन्यू कार्ड है, आप मेन्यू कार्ड में देख लीजिए आपके पास कौन कौन सी डिशेज हैं और उन डिशेज को अपन आगे एक एक को टेस्ट करेंगे, अच्छे से टेस्ट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेज होते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया है, ज्यादा टाइम इसके ऊपर खराब करेंगे नहीं, सिर्फ क्लासिफिकेशन पे चल रहे हैं, एक एक को ढंग से पढ़ेंगे। एक तो होता है वंडर वॉल फोर्सेस, वंडरवॉल फोर्सेस। ठीक है, और एक और होता है अपने पास क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये दो अलग अलग बॉन्ड है, अट्रैक्शन है। ठीक है, इसमें भी अपन ने एनर्जी के बेसिस पे इनको अलग किया है
क्या है कैसे है आगे डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए सिर्फ ये समझे कि एनर्जी के बेसिस पे क्लासिफाई किया है। ये 0 से 8 किलो जूल पर मोल वाला है और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 8 किलो जूल पर मोल वाला है। एनसीईआरटी में गैसियस स्टेट के अंदर इसको ग्रेटर देन 10 किलो जूल पर मोल दे रखा है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कुछ एक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड शो करते हैं जिनके अंदर 8 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा के लगभग आसपास एनर्जी होती है, 10 से कम और 8 से ज़्यादा। तो ये तो एनसीईआरटी के हिसाब से गैसियस स्टेट के अंदर दे रखा है। मैं बताऊंगा जब अपन हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा एनसीईआरटी के कौन से पेज नंबर पे लिखा हुआ है। पर अभी के लिए सिर्फ सिंपल क्लासिफिकेशन ध्यान रखें कि 8 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड की रेंज होती है। ये अपने केमिकल फोर्सेज हैं और किस बेसिस पे अपन ने केमिकल फोर्सेज को एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपना केमिकल बॉन्डिंग का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होता है, ठीक है। आप केमिकल फोर्सेस एक बार समझिए कैसे क्लासिफाई किया है, याद नहीं करने, कैसे क्लासिफाई किया ये समझिए। पोटेंशियल एनर्जी कर्व क्या होता है इस चीज को समझिए, केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है इस चीज को समझिए। नेक्स्ट टर्न पे अपन पढ़ने जा रहे हैं थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इंट्रोडक्शन आयनिक बॉन्ड, इंट्रोडक्शन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।